RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप और सुदेश दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत जम रहे हो एकदम। थैंक यू सर। और इस नए घर में जाने के बाद में आपके चेहरे की, दोनों के चेहरे की जो चमक है और जो उसकी एक ग्रेस है वो एक अलग बन गई है और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नो डाउट। और ये पूरी टीम बहुत लकी है इस मामले में कि वो एक ऐसे शानदार लीडर की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जो न केवल मात्र आरसीएम बिजनेस के सबसे कम अचीवर, सबसे छोटी उम्र के रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, और जितने भी ये मुकाम हैं कम उम्र के, यंगेस्ट के, आज भी वो उनके नाम हैं। चाहे वो सबसे कम उम्र के स्टार रूबी बने हो या सबसे कम उम्र के सफायर बने हो या सबसे कम उम्र के वो आरसीएम के कोर टीम के सदस्य बने हो। सो आप सब लोग बहुत लकी हैं कि उस प्रकार की लीडरशिप के साथ में आप काम कर रहे हैं। और जितने भी साथी, बहुत सीनियर साथी मेरे से पहले आए, मीनू विर्क और जेएस विर्क से लेके फिर जर्नैल सिंह जी और शैलेंद्र धिंगड़ा की बात करें, शिव कुमार शर्मा जी की बात करें, प्रमोद गुलाटी जी की बात करें, सारे के सारे मेरे फेवरेट स्पीकर हैं। और इतने बड़े बड़े स्पीकर्स और लीडर्स के बीच में आज मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और जब आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों के सामने बात करते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स के साथ में आप बात करते हैं, तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। सो मैं भी थोड़ा कॉन्शियस हूं क्योंकि इस प्रकार के धुरंधर लोगों के सामने मैं बातचीत कर रहा हूं, लेकिन एक्साइटेड भी हूं। और मैंने अपनी एक्साइटमेंट राकेश शर्मा जी को बताई थी कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और उस एक्साइटमेंट की वजह यह है कि पहले हम लोग एक दिन में एक मीटिंग कर पाते थे, लेकिन आज ये मेरी तीसरी जूम मीटिंग है। पहले मॉर्निंग में 9:30 की जो मीटिंग थी उसमें साउथ इंडिया के लोगों से मैंने बातचीत की, और दोपहर में जो मीटिंग थी 2 बजे से, तो उसमें नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोगों से बातचीत की। और अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि चाहे सुल्तानपुर से डीके सिंह जी हैं, और या सुरेश यादव हैं उत्तर प्रदेश से, या फिर पंजाब के सारे साथी, सब लोग जाने पहचाने चेहरे हैं, उनको मैं देख रहा था। सो ये देखिए, कोविड-19 के बहुत सारे इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली, अगर मैं एक पेपर पे लिस्ट बनाऊं और मैं ये देखूं कि कोविड-19 के नेगेटिव क्या क्या है और पॉजिटिव क्या है, तो नेगेटिव 1-2 चीजों के बाद में मेरी कलम जो है रुक जाती है। और जब मैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात देखूं तो वो बहुत लंबी लिस्ट बनती चली जाती है। इतने ज्यादा इफेक्ट हैं कोविड-19 ने हम सब लोगों को, न केवल मात्र प्रकृति के माध्यम से एक संदेश हमें बहुत अच्छा मिला है, हमारा वायुमंडल बहुत अच्छा हो गया, अपितु बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करें, ये एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे बीच में। हमारे पास में ऐसा कभी होता नहीं था कि हम एक दिन में 3 अलग अलग एरियाज में घूम लें। ज्यादा से ज्यादा हम मॉर्निंग में एक मीटिंग करते थे, फिर फ्लाइट लेके इवनिंग में एक मीटिंग कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती थी, बहुत सारा टाइम लगता था। लेकिन घर में बैठे बैठे अभी 5 मिनट पहले मैं वॉक करके आया और मैंने कोट पहना और मैं आपके सामने उपस्थित हो गया। सो ये एक बड़ा इफेक्ट है इस कोविड-19 का, और आप इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में लीजिए। जिस प्रकार का आज का मीटिंग का मॉडल मुझे बताया गया राकेश शर्मा जी के द्वारा, वो ये है कि आज की मीटिंग में हमारे साथ में कुछ नए साथी भी जुड़े हैं और कुछ पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ में हैं। जो साथी पहली बार में जुड़े हैं वो आरसीएम को नहीं जानते हैं, संभवतः वो मुझे भी नहीं जान रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, और अच्छी बात यह है कि मैं राकेश शर्मा जी जिस टाउन में रहे उसी टाउन में मैं रहा। जींद से हूं मैं, और अभी पिछले कुछ टाइम से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी, परिवार में 2 भाई 3 बहनें हैं। घर पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं था जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन पेरेंट्स ने हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। 1996 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एक प्राइवेट टीचर के रूप में अपना करियर शुरू किया। पहली तनख्वाह मुझे अच्छे से याद है, वो मात्र 500 रुपए थी। 1 साल नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात समझ में बहुत अच्छे से फिट बैठ गई कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, बड़े सपने लेने हैं और उनको पूरा करना है, तो वो नौकरी से पूरे नहीं हो सकते। अभी राकेश शर्मा जी सपनों की बातचीत कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि जो चीजें उन्होंने सपने में नहीं सोची थी वो भी मिली, और जो सोची वो भी सारी की सारी मिलती चली गई। देखिए, आप आज कहां हैं वो मायने नहीं रखता, आज आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं और वो क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता। आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं
जैसा सोचेंगे, जैसे सपने आप देखेंगे, वैसे बन जाएंगे। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो इतिहास में दर्ज है और बहुत प्रेरणास्पद उल्लेख है। एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, बहुत पहले की बात है, और उस यूनिवर्सिटी में वक्ता के रूप में उस समय के जो बहुत प्रसिद्ध पादरी थे, जो चर्च में पादरी थे, फादर थे, उनको बुलाया गया। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो पादरी थे वो ऑफिस में कुछ प्रोफेसर्स के साथ में बातचीत कर रहे थे। एक कन्वर्सेशन चल रहा था और उस कन्वर्सेशन में कुछ प्रोफेसर्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने बातचीत किया कि आने वाले समय में दुनिया बहुत तेजी के साथ में बदल रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे आविष्कार होने वाले हैं जो अब तक नहीं हुए हैं, पूरा बदल जाएगा अगले 10-20 सालों में। तो जो पादरी थे उन्होंने कहा कि ऐसा क्या बदलने वाला है? तो एक प्रोफेसर ने कहा कि सर बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अभी हम लोग साइकिल और छोटे वाहनों से चलते हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा कि लोग आसमान में उड़ेंगे। तो जब पादरी ने ये बात सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि आप ऐसी कैसे बात कर सकते हैं? उड़ने का अधिकार केवल मात्र देवदूतों को है। आम आदमी कभी जिंदगी में हवा में नहीं उड़ सकता। ये असंभव बात है, ये अवैज्ञानिक है, अप्रमाणिक है और शास्त्रों के खिलाफ बात है। काफी लंबा विचार विमर्श हुआ, बहस हुई इवन, और आखिर प्रोफेसर्स ने उस पादरी की बात को माना, उनसे माफी मांगी कि आप फादर आप सही कह रहे हैं, शायद हमने कुछ गलत बोल दिया होगा, माफी चाहते हैं। वो जो फादर थे उनका नाम था राइट, और उसी पादरी के घर में 2 बच्चे भी थे। उन्होंने आगे जाके हवाई जहाज का आविष्कार किया और राइट ब्रदर्स के नाम से वो फेमस हो गए पूरी दुनिया में। सबक यहां पे ये है कि एक घर में 3 प्राणी रहते थे, जिनमें से एक प्राणी जो बहुत सीनियर है, बहुत जिसका मान सम्मान है, बहुत बड़ा ओहदा है, वो ये कहता था कि हवा में उड़ने का अधिकार केवल मात्र देवदूतों को है, इंसानों को नहीं है। लेकिन उसी घर में, उसी छत के नीचे सोने वाले 2 बच्चों में ये जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने ये कहा कि मानव जो सोच सकता है वो कर सकता है। और उन्हीं 2 बच्चों ने एक दिन आगे जाके युवावस्था में उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। सो आज आप कहां पे हैं वो डिपेंड नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ेगा कि आप कहां जा सकते हैं। एक महिला हुई है दुनिया में जो जन्मांध थी, उनको सुनाई भी नहीं देता था बहुत अच्छे से और जन्म से उनको दिखता नहीं था। उनसे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि जन्मांध होने से भी बुरी बात क्या हो सकती है? उन्होंने जवाब दिया कि जन्मांध होने से भी बुरी बात यह हो सकती है कि एक आदमी के पास में आंखें हैं और आंखें होने के बावजूद अगर उसके पास सपने नहीं है तो इससे बुरी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और मैं उसमें एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के पास में आंखें हैं और आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आ रही है और उसके बावजूद भी वो सपने नहीं देख पा रहा है, राकेश शर्मा जी की कहानी सुनने के बावजूद में, उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। सो ये बात मेरी समझ में भी आई कि अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते। सपने कैसे पूरे होंगे मुझे नहीं मालूम था। मैं गांव से शहर गया, केबल टीवी का एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया केबल ऑपरेटर के रूप में। वहां मेहनत की, पैसा कमा रहा था, संतुष्टि नहीं थी, कुछ करना चाहता था, टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन कहां से मिलेंगी मालूम नहीं था। एक विचार आता था दिमाग में कि कुछ अधूरापन है जिंदगी में। और उसी समय मेरे एक नजदीकी दोस्त ने मुझे फोन किया, अपने घर पे बुलाया और वहां जाने के बाद में मैंने पहली बार ये 3 शब्द RCM, ये 3 शब्द सुने। और वो होम मीटिंग थी जिसमें मैंने RCM का मार्केटिंग प्लान देखा, इस बिजनेस को ज्वाइन किया। कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं थे, बहुत सपने नहीं थे, दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए केवल मात्र इस बिजनेस में आया था। लेकिन कुछ समय के बाद में इस प्रकार की एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया, जैसे आज आप हैं, आपके लिए फैसिलिटी है जूम मीटिंग की, आप घर में ही बैठे बैठे इसको बगैर किसी
पैसा खर्च किए बगैर, ज्यादा एनर्जी खर्च किए, बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, पंखा चलाते हुए, और कुछ लोग वीडियो बंद करके कुछ खाते हुए, मतलब आप इसको एंजॉय कर रहे हैं इस मीटिंग को। तो हमारी मीटिंग उतनी एंजॉयफुल नहीं थी, लेकिन ऐसी ही एक मीटिंग में मैं गया, और वहां जब मैंने वहां के मुख्य वक्ता को सुना, और उसको सुनने के बाद में मुझे पहली बार ये लगा, मेरे दिमाग का एक बल्ब जो है वो जला, और मुझे लगा कि ये बिजनेस आने वाले समय का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और वो मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। मेरा अनुभव ये कहता है उसी प्रकार से आज की जो मीटिंग बहुत सारे लोगों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बनेगी। जो लोग पहली बार हमारे बीच में हैं वो आज इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, इसलिए ये 12 जुलाई 2020 की तारीख उनको हमेशा याद रहेगी। और कुछ पुराने साथी भी आज हैं, मैं देख रहा था, वो शायद उतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में साझा करूंगा कि आज के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और आपकी गाड़ी अगर पहले दूसरे गियर में झटके खा के चल रही थी तो आज उसमें टॉप गियर डल जाएगा और ये स्पीड के साथ में दौड़ने लग जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ऐसी एक मीटिंग के बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और कतई कोई जानकारी नहीं थी, डायरेक्ट सेलिंग का डी मालूम नहीं था, लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना ये मेरे लिए बहुत दूर की चीजें थी, बहुत शर्मीला, बहुत संकोची किस्म का मैं इंसान था। और आज से अगर 20 साल पहले अगर आप मुझे मिलते तो आप अपनी लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखते, आप ये सोचते कि ये अपने आप में रहने वाला आदमी जो है ये क्या आरसीएम बिजनेस करेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं अगर इस बिजनेस में कामयाब हूं तो सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं इस बिजनेस में एक स्टूडेंट बन के आया, मैंने इस बिजनेस को सीखा। मेरी ग्रेट अपलायंस मुकेश कोठारी, केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, प्रहलाद राय जी, इस प्रकार के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने जो मुझे बताया मैंने उनकी बातों को फॉलो करता चला गया। और धीरे धीरे जैसे बिजनेस में आपके सामने लेवल है, आपको बताया जाता होगा कि 10% का लेवल है, ये 12% का लेवल है, ये 14% का लेवल है। ऐसे ही लेवल हमारे पास थे, उन लेवल्स को मैंने धीरे धीरे मैंने अचीव करना स्टार्ट किया, और रुका नहीं मैं। उतार चढ़ाव आए, अप डाउन आए, परिस्थितियां सही भी रही और प्रतिकूल भी रही, लेकिन कंसिस्टेंसी का परिणाम ये है कि ये डायमंड की पिन आज मेरे पास में आ गई है, और मैं बहुत इस बिजनेस को बहुत एंजॉय कर रहा हूं। और मैं आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार आप इस बिजनेस को एंजॉय कर सकते हैं। राकेश शर्मा जी, मैं सर आपसे ये चाह रहा हूं कि आप जो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है वो मुझे एक बार दे दीजिए। मल्टीपल ऑप्शन अगर रहेंगे तो मैं कुछ मैंने प्रिपरेशंस की है ताकि मैं अच्छे से आपकी बात को आपको कन्वे कर पाऊं। इसलिए मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, ताकि उससे आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं। आरसीएम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो उस व्यक्ति को हम लोग ये मानते हैं कि वो इस बिजनेस में बड़े मुकाम पे जा सकता है, और इस बिजनेस का जो टॉप लेवल है डायमंड का, वो डायमंड के लेवल पे जा सकता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा लेवल है डायमंड का लेवल, उस लेवल पे आप भली बात आराम से आप आसानी से उस पे पहुंच सकते हैं। उसी रूप में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने की अक्षमता रखता है। इस बिजनेस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जिस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास में है, इसमें इतना दम है कि 21वीं सदी को जब याद किया जाएगा तो इस रूप में याद किया जाएगा कि इस सदी में आरसीएम नाम का एक बिजनेस आया था, और उस बिजनेस ने किस प्रकार हिंदुस्तान की दशा को बदलने में एक बड़ा काम किया। उतनी बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ आरसीएम बिजनेस है। और मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी एक राइटर हैं, और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब बिजनेस स्कूल में, और उसके बाद में ये जो उनकी दूसरी किताब है 21वीं सदी का व्यवसाय, इसमें उन्होंने ये बताया है कि इस सदी में डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉड्यूल है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तेजी के साथ में बढ़ेगा और पूरी दुनिया में छाने वाला है। जो कंपनियां, जो लोग नेटवर्क बनाने के लिए काम करेंगी वो बहुत आगे जाने वाले हैं, वो लोग अमीर बनने वाले हैं। वो लोग जिस प्रकार राकेश शर्मा जी की आज हमने अचीवमेंट सुनी, उस प्रकार की अचीवमेंट उन लोगों की जिंदगी में आने वाली हैं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है। और हमारा जो मॉड्यूल है आरसीएम बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग के मॉड्यूल को, नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो करता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको कोई
कोई अलग तरह की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एकेडमिक एजुकेशन आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बीकॉम होना चाहिए या आपके पास में ये डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए और वो है विजन, वो है दूरदृष्टि। आपको वो दिखना चाहिए जो आज आप इन आंखों से नहीं देख रहे हैं। वो आप अपने अंदर की आंखों से, अपनी अंतर्दृष्टि से अगर आप वो देख पाए तो फिर ये बिजनेस आपके लिए बना है। जो हमें अपनी फिजिकल आंखों से दिखता है वो कभी ज्यादा बहुमूल्य नहीं होता। ज्यादा बहुमूल्य वो होता है जो हमें अब वैसे दिखाई नहीं दे रखा है, लेकिन हम मन की आंखों से, अंतर्दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन लोगों ने विजन के साथ में किसी काम को शुरू किया है। और आरसीएम बिजनेस विजनरी लोगों का बिजनेस है। ये जितने भी अचीवर्स आज अभी आपके सामने थे, इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत तब की जब आरसीएम बिजनेस में बहुत सारी चीजें नहीं होती थी। और मैं आपका विजन बढ़ाने के लिए, आरसीएम में विजन क्लियर करने के लिए आपको यह कहना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस की शुरुआत अगस्त 2000 में हुई। केवल मात्र एक प्रोडक्ट था, पेंट पीस। और पेंट पीस इसलिए था क्योंकि कंपनी पेंट बनाती थी। कंपनी का जो काम था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वो पेंट बनाने का था, शूटिंग का काम था। और उसी प्रोडक्ट को कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से देना स्टार्ट किया। एक प्रोडक्ट था, एक डिस्ट्रीब्यूटर था, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई ऑडियो नहीं थी, कोई वीडियो नहीं थी, कोई काउंसलिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी आज से 20 साल पहले। लेकिन आज अगर हम 20 साल के बाद की बात करें, हमारे पास में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो इतने सारे प्रोडक्ट अगर आज हमारे पास में हैं, ये प्रोडक्ट आपको एक विजन दे सकते हैं कि अगले 5 साल में इनमें और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, 10 साल के बाद में प्रोडक्ट की रेंज कितनी बढ़ सकती है। और आज हम यहां पे पहुंचे हैं तो 10, 20, 50 साल के बाद में जब हमारी अगली जनरेशन इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ेगी, तब आरसीएम बिजनेस का रूप क्या हो सकता है, उस विजन के साथ में काम करने की जरूरत है। आपके नजदीक में पिकअप सेंटर पे अगर ज्यादा सामान नहीं है तो उससे आप परेशान मत होइए, आप रुकिए मत। आप अपलाइन को कंडीशन मत बताइए कि सर जब अच्छा पिकअप सेंटर खुलेगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, प्रोडक्ट ही नहीं है यहां पे आपके पास में। अगर आप नए व्यक्ति हैं तो ऐसी सोच आपकी और ऐसे विचार आपके हो सकते हैं, ऐसे डायलॉग आपके हो सकते हैं। इस बिजनेस में जो लोग आज कामयाब हैं, सारे के सारे वो लोग हैं, उन्होंने इस बिजनेस को तब शुरू किया जब इस बिजनेस में कुछ ज्यादा होता नहीं था। साउथ इंडिया में जब आरसीएम बिजनेस को हम लोग लेके गए, उससे पहले की बात मैं करूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, राकेश शर्मा जी ने जब शुरू किया, उस समय पूरे हिंदुस्तान में एक ही सेंटर था और वो सेंटर था भीलवाड़ा में। वो जो भीलवाड़ा वाला सेंटर था वो हमारे यहां से लगभग 600 किलोमीटर दूर पड़ता था। और हमें अगर वहां पे जाना था तो कोई भी प्रोडक्ट लेना था तो बहुत लंबे समय के बाद में वहां पे आता था। तो उस प्रकार की परिस्थितियों में हम लोगों ने आरसीएम बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद एक और मैं इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जब साउथ इंडिया में बिजनेस गया, बेंगलोर में एक दो छोटा छोटा पिकअप सेंटर था और वहां से एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया केरला में। केरला में न कोई डिपो था न कोई पिकअप सेंटर था। नजदीकी पिकअप सेंटर कहां था? बेंगलोर में था। और बेंगलोर में जो पिकअप सेंटर थे उन पे प्रोडक्ट नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, बेंगलोर वाले जो छोटे छोटे पिकअप सेंटर थे उनसे हम लोग प्रोडक्ट लेते थे और वो प्रोडक्ट एक बस में रखते थे। वो बस अगले 14-15 घंटे के बाद में कालीकट में केरला में जाती थी और वहां का डिस्ट्रीब्यूटर उस बस से वो प्रोडक्ट उतारता था। लेकिन आज वहीं पे उसी केरल प्रदेश में 5 डिपो हैं आरसीएम बिजनेस के और एक डिपो की सेल मिनिमम 1 करोड़ है। और टोटल अगर मैं सेल की बातचीत करूं तो लगभग 7 करोड़ महीने की सेल है उस प्रदेश में जहां पे कभी एक पिकअप सेंटर नहीं होता था। सो आज आपके सामने जो भी परिस्थितियां हैं, जिस भी एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, एक बड़े विजन के साथ में कीजिए कि आने वाले समय में वो सारी स्थितियां आपके बिजनेस के क्षेत्र में होने वाली हैं। सो एक बड़े विजन के साथ में इस बिजनेस को करने की जरूरत है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए बना है जो विजनरी लोग हैं, जो 2, 4, 5, 7, 10 साल के बाद में क्या मिलेगा वो सोच सकते हैं। उनके लिए ये बिजनेस डिजाइन किया गया है। मैं 2 स्लाइड्स पे
आकर्षित करना चाहता हूं, इस सब्जेक्ट पे मैं बात कर रहा हूं कि आप एक बड़े विजन के साथ में, बड़ी दूरदृष्टि के साथ में इस बिजनेस को कीजिए। वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट के डाटाज आपके सामने हैं और इन डाटाज में आप देख रहे हैं किसी देश की जनसंख्या क्या है और वहां पे कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है। अमेरिका, रसिया, ब्राजील, चाइना आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान पे अगर हम आते हैं तो ये थोड़ी सी पुराने डाटा है। 121 करोड़ की पॉपुलेशन है, 39.8% लोगों के पास में रोजगार था। आज ये रोजगार और कम हो गया है, कोविड के बाद में शायद 30% के लगभग हिंदुस्तान में लोगों के पास में रोजगार है। यानी 70% जनसंख्या हिंदुस्तान की ऐसी है जो किसी न किसी काम की तलाश में है। उनमें से ज्यादातर तो लोग नौकरी चाहते हैं और नौकरी इसलिए चाहता है क्योंकि उनको यह लगता है कि नौकरी जो है एक बार लग गई तो फिर मिल जाएगी। लेकिन कोरोना ने उस भ्रम को दूर कर दिया है। नौकरी का मतलब यह नहीं है कि एक बार लग गई तो लग गई, वो सरकारी है या प्राइवेट। नौकरी का मतलब है अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो वो जो 70% हिंदुस्तान की जनसंख्या है वो कुछ नया काम करना चाहती है, वो काम करना चाहते हैं, उनके अपने सपने हैं, वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो नौकरी चाहते हैं। पहले तो हमें उनके दिमाग के अंदर से नौकरी का जो एक मेंटल एटीट्यूड, मेंटल लोक लगा हुआ है वो निकालना है और उसके बाद हमें ये बताना है, उनको कन्विंस करना है कि आरसीएम बिजनेस कोई टाइम पास वाली चीज नहीं है, ये कोई टेम्परेरी काम नहीं है। ये वो काम है जो कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, लेकिन आरसीएम बिजनेस का लॉक कभी डाउन नहीं हुआ। ये लॉक उस समय भी खुला रहा। उस समय भी आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स ने लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ाया है और लोगों को कोरोना से बचाने में बहुत हेल्प की है। सो आपने बस यही कन्विंस करना है कि आरसीएम बिजनेस एक कैरियर है, ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है और न केवल मात्र ये आपके लिए करियर है, अपितु ये आपकी अगली जनरेशन के लिए करियर बन सकता है। आप जो काम करेंगे उस काम का सीधा बेनिफिट आपकी अगली पीढ़ी को मिलेगा। रवि ओपी शर्मा एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास में उस चीज का। सो बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बिलीफ होना चाहिए आरसीएम बिजनेस पे। आरसीएम के विजन अगर आपका क्लियर है तो आप उन 70% लोगों का विजन क्लियर करेंगे, वो आपके साथ में जुड़ेंगे, आप उनकी सहायता कर सकते हैं। दूसरी स्लाइड में कुछ डाटाज हैं और ये डाटा है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। मैं चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी क्लोजली आजकल जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे पास में पिछले 10 साल के डाटा हैं, उनका मैं एनालिसिस करूं, अगर मैं देखूं तो 10 साल में दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है डायरेक्ट सेलिंग में। 10 साल पहले जो छोटे देश थे जिनका वॉल्यूम बहुत कम था, आज वो बड़ी तेजी के साथ में ऊपर आए हैं। चाइना उसका एक उदाहरण है हमारे सामने। सो अगर मैं डाटाज की बात करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल टर्नओवर है वो टर्नओवर कोई 1,89,641 बिलियन डॉलर का था 2017 में। और इस टर्नओवर में सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी देश का था तो वो अमेरिका का था। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा और जिसका टर्नओवर था 34,900 मिलियन डॉलर। और हिंदुस्तान, इंडिया अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है इंडिया और उसका टर्नओवर था 1,513 बिलियन डॉलर। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं अमेरिका के साथ में तो हम पाते हैं अमेरिका से हम 86 गुना पीछे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इसको एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में किया है पर पर्सन वॉल्यूम निकालने के बाद में। उसकी बहुत ज्यादा गणित में मत जाइए आप, ये मानिए कि अमेरिका जितना काम कर रहा है हमारे देश में इस समय, मौजूदा समय में 86 गुना ज्यादा काम हम उससे कर सकते हैं। सो ये आंकड़ा जब भी मैं देखता हूं, जब भी मैं शेयर करता हूं, मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ जाता है ये सोच के कि अभी इतना सब कुछ मिल गया। राकेश शर्मा जी 7 करोड़ के घर में अभी हैं और जब 86 गुना बढ़ेगा उनका इनकम जो है वो 86 गुना ज्यादा हो जाएगा और वो 7 करोड़ के घर में रह रहे हैं और उसको अगर आप 80 से भी गुना करेंगे वो कितने करोड़ के घर में रहेंगे, आपका इनकम लेवल कितना बढ़ जाएगा, आप सोच के देखिए एक बार। और ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐतिहासिक बात कर रहा हूं। जो चीजें हिंदुस्तान में पहले नहीं थी, जब हिंदुस्तान में आई तो फिर हिंदुस्तान छा गया। हिंदुस्तान वाले लोगों का डीएनए ये कहता है कि हम लोग या तो किसी चीज के पीछे लगते नहीं है और लगे तो हाथ धोके नहीं, नहा धो के पीछे लगते हैं। और आने वाले समय में नहा धो के जब पीछे लगेंगे, क्या
वॉल्यूम क्रिएट होगा, किस प्रकार का लाइफस्टाइल में अंतर आएगा, आप उस चीज को सोचिए, एक विजन लीजिए। आज आप 10% पे हैं, ये मायने नहीं आज 10% पे हैं, आप ये सोचिए 10 साल के बाद आप कहां पे हो सकते। माना आज अभी आपका 212 रुपए का स्टेटमेंट आपके अकाउंट में पड़ा है, आपके खाते में आया नहीं है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि 10 साल के बाद वो 212 की छोटी सी इनकम कहां तक पहुंच सकती है, कब पहुंचेगी, जब ये टर्नओवर बढ़ेगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा। और ये क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्यों ये चीजें बढ़ेंगी, आज तक क्यों नहीं बढ़ी? एक बड़ा सिंपल सा नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब आप फसल बोते हैं, फसल के साथ में खरपतवार पैदा होती है, घास फूस पैदा हो जाता है। अभी आजकल नॉर्थ इंडिया में और सभी जगह पे आजकल धान का सीजन है, हम लोग धान लगाते हैं, धान के साथ में घास फूस पैदा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसी, अगर धान का जो पौधा है वो हरा है तो घास फूस कोई लाल नहीं पैदा होगी, नीली पैदा नहीं होगी, हरी ही पैदा होगी। और एक अनजान आदमी समझ नहीं पाएगा कि कौन सी धान की फसल और कौन सा इसमें अड़ंगा है, घास फूस है। तो जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में आई 1990 के बाद में, अच्छी कंपनियां आई कुछ विदेशों से, हालांकि उनके प्रोडक्ट महंगे थे लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था। हमारे देश में खतपकवार पैदा हो गई डायरेक्ट सेलिंग में। और कई बार ऐसा होता है कि जब खेत को कोई संभालने वाला नहीं होता है ना, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, टाइम पे कोई पानी नहीं देता है, तो फिर खतपकवार ज्यादा हो जाती है और फसल कम हो जाती है। हमारे देश में भी ऐसा ही रहा, डायरेक्ट सेलिंग को कोई देखने और संभालने वाला नहीं था, तो इसलिए हमारे देश में खतपकवार बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऐसा लगने लग गया कि डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है ये बेकार है, फालतू है, ये लूटने वाले लोगों का काम है, ये गलत लोगों का काम है, ऐसा एक मिथ बन गया हमारे देश में। और उस समय कुछ एसोसिएशंस बनी, एसोसिएशंस आ गई और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की एडवोकेसी की, वकालत की, डायरेक्ट सेलिंग का पक्ष रखा सरकार के सामने। और एक बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन उस समय बनी, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। 2013 में इस एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ और मैंने इस इंडस्ट्री को नजदीक से जानने का कोशिश किया और तब से लेके अब तक मैं कंटिन्यू डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में क्लोजली वॉच कर रहा हूं। और जो चैट विद सुरेंद्र वत्स के बारे में राकेश शर्मा जी आप बता रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के उद्देश्य के साथ में वो पासवान जी के साथ में जो मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के, और उस मीटिंग के बाद में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी की। 9 सितंबर 2016 की वो तारीख थी जब मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब के सिग्नेचर के साथ में गाइडलाइन इशू हो गई। गाइडलाइन से कुछ चीजें अच्छी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें सुधार की आवश्यकता थी। क्योंकि गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन सरकार ने एक दिशा निर्देश दे दिया कि भाई आप इनका पालन कीजिए, और कोई व्यक्ति अगर उसका पालन नहीं कर रहा है तो फिर उसको सजा कैसे मिले, उसका प्रावधान क्या हो, उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। जो पुराने कानून है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए कुछ इश्यूज आए और उसका समाधान ये हुआ कि जब डायरेक्ट सेलिंग अगर कानून के रूप में किसी भी रूप में आ जाएगा तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है। और फिर हमने उस चीज को फॉलो किया और उसका परिणाम ये रहा कि 2019 में दोनों सभाओं में, लोकसभा में और राज्यसभा में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हुआ। उस बिल के ऊपर में भी रूलिंग बन रही है और उस रूलिंग को लेके गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। और ये एक मीटिंग हुई थी 16 अप्रैल को, ये इनविटेशन है, मीटिंग का नोटिस है, जिसमें किसको बुलाया गया था, यहां पे एक लाइन है सब्जेक्ट में, अगर आप पढ़ पाए होंगे, मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स बिफोर फाइनलाइजिंग द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। कुछ एसोसिएशंस के लोगों को बुलाया गया और लकीली मैं भी इस मीटिंग का पार्ट था, जो एक वीडियो कॉल थी। पूरा लॉकडाउन था उस समय की ये मीटिंग थी 16 अप्रैल को, और उसमें बहुत डिटेल में बातचीत की कि डायरेक्ट सेलिंग पे क्या रूलिंग बनना चाहिए, सरकार का पक्ष क्या है, एसोसिएशन का पक्ष क्या है, और बहुत गंभीरता के साथ में बहुत कड़े नियम आने वाले हैं रूलिंग में। वो नियम आएंगे कि जो कंपनियां जिस भी रूप में आए, बहरूपिया
जैसे रूप बदल के आता है ना, बहुत सारी कंपनियां बहरूपिये के रूप में प्रोडक्ट को छुपा के महंगे प्रोडक्ट लेके आए, जो भी तरीके वो इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे, उनके नकाब हट जाएंगे और सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ही काम करेंगी। उस चीज पे काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी चूंकि फाइनलाइज नहीं हुई है, मैं आपके साथ में शेयर करना उचित नहीं समझता हूं। केपीएमजी और फिक्की, ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। केपीएमजी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की हमारे देश की सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत रेपुटेड है। इन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाई डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, और इन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में, बहुत तेजी के साथ में ये ग्रो करेगा। सो ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 है, ये सारी की सारी ये कह रही हैं कि ये समय डायरेक्ट सेलिंग के लिए स्वर्णिम काल के रूप में आ रहा है। और अब इन बदली हुई परिस्थितियों में आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आपके सामने उपस्थित हुआ है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लीजिए, इसे मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार आप अगर आरसीएम बिजनेस को पिछले 15 सालों से अगर जानते हैं तो आप जानते हैं इसको अच्छे से पहचानते नहीं है, इसको अच्छे से पहचानिए। ये 15 साल पहले वाला आरसीएम नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। इसको आप अगर पुराने चश्मे के साथ में देखेंगे, 15 साल पुराने में देखेंगे, तो आपसे गलती हो जाएगी और आपसे चूक हो जाएगी। आप आरसीएम बिजनेस को मौजूदा प्रीफिक्स में देखिए, गाइडलाइन के संदर्भ में देखिए, कानून आ रहा है उसके संदर्भ में देखिए, और मैं कुछ चीजें आपको अपने चश्मे से दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले एक मेरा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इस समय केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट ये कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा भविष्य होने वाला है। रामविलास पासवान जी की आप स्पीच सुन लीजिए यूट्यूब पे, जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया ग्राहक के लिए कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। अनुराग ठाकुर जो राज्य वित्त सचिव हैं भारत सरकार के, उनका वीडियो पिछले दिनों आया, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। चैट विद सुरेंद्र वत्स पे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लीडर्स आके आपको हर मंगलवार को रात 8 बजे बताते हैं कि भैया ये कितना बड़ा पोटेंशियल वाला काम है आपके पास में। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। शायद या तो वो ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम से एक पत्र उनको लिखेंगे और वो कहेंगे कि भैया अच्छे दिन अगर लाने हैं तो ये आरसीएम के माध्यम से ही आएंगे, और किसी भलोखे में मत रहना। आरसीएम को ज्वाइन करो, अच्छे से काम करो, लोगों की सहायता करो, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो या तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कभी उनको लेटर लिखेंगे, या कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान सपने में आएंगे और पकड़ के उनको हिलाएंगे जबरदस्त तरीके से और कहेंगे कि भैया उठ जाओ, अगर अब नहीं उठे, अब नहीं जागे तो बहुत पीछे रह जाओगे, चंदूलाल बहुत आगे निकल जाएगा तुम्हारा पड़ोसी। मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता लोगों की। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, जो लोग रोडपति थे वो करोड़पति बन गए हैं। साइकिल पे चलने वाले लोग आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। राकेश शर्मा जी ने अपनी कहानी बताई आपको, और ऐसी एक दो कहानियां नहीं है, ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। उसके बावजूद भी लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी जो लोग काम कर रहे हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको जरूरत है कि अपलाइन आएगा, फोन करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, फिर उनमें हलचल पैदा होगी, फिर वो काम करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों पे आजकल अध्ययन कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, और ऐसे लोग कुछ आपको दिखें तो मुझे जरूर उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बातचीत करूंगा। मैं जानूंगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनमें जोश क्यों नहीं आ रहा, उनमें एनर्जी क्यों नहीं आ रही है, उनके अंदर तड़प पैदा क्यों नहीं हो रही है कुछ बड़ा करने की। आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है? आरसीएम बिजनेस बेस्ट क्यों है? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैं बहुत कन्विक्शन के साथ इसको इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि पिछले 7 साल में जो मैंने देखा है और जो मैं आज देख रहा हूं, मैं जब भी किसी कंपनी के बारे में देखता हूं,
जब भी कोई कंपनी मेंबरशिप के लिए आती है, जब हम उसका प्लान और मार्केटिंग का सिस्टम देखते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है कि वी आर द बेस्ट। हम बेस्ट क्यों हैं? आरसीएम बेस्ट क्यों है? लॉजिक के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, और पहला लॉजिक है कि हमारे पास में जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सबके पास में है। गाइडलाइन ने कहा है कि आप वो टोपियां घुमाने वाला काम वो बंद हो गया, इसलिए प्रोडक्ट सब लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट में दो चीजें एक साथ में नहीं है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है कि प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पे हो और उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो। डायरेक्ट सेलिंग में या तो आपको प्रोडक्ट के नाम पे आपकी जेब को काटा जा रहा है, इतने महंगे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं जिनको खरीदने के लिए बैंक लोन लेना पड़ता है कुछ लोगों को, या फिर सस्ते के नाम पे आपको कूड़ा करकट कचरा दिया जा रहा है। आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की खूबी है कि इन प्रोडक्ट्स के रेट लोकल मार्केट वाले हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है। दो चीजों का कॉम्बिनेशन, अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और केवल मात्र एक प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप कैटेगरी उठा लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट उठा लीजिए, आप गुड डॉट के प्रोडक्ट उठा लीजिए, आप एफएमसीजी को उठा लीजिए, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उठा लीजिए, आप प्लास्टिक प्रोडक्ट को उठा लीजिए, आप टेक्सटाइल को उठा लीजिए, आप अगरबत्ती का कंपैरिजन कर लीजिए। सो ये जो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, रीजनेबल रेट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में नहीं। और ये क्यों है, और हम क्यों कह रहे हैं कि शायद आगे होगा नहीं? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे आरसीएम का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपनी के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वोन प्रोडक्शन। पिछले दिनों कोर के जितने भी साथी थे, हम रुड़की में गए, वहां हमने प्लांट देखा, बहुत बड़ा प्लांट आरसीएम का, जहां पे ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा 50 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जो आश्चर्यचकित करने देने वाली बात थी, जो मेरे कॉन्फिडेंस को जिसने बढ़ाया, और 19 साल के बाद में पहली बार मैंने ये जाना, और वो सूचना आपको गर्व महसूस करवाएगी आरसीएम का डायरेक्ट सेलर बनने की वजह से। वहां जानने के बाद हमें मालूम चला कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, स्पेशली साबुन के अंदर में, उस रॉ मटेरियल का नाम होता है नूडल्स। आपकी साबुन की क्वालिटी कैसी होगी वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने नूडल्स किस प्रकार का उसमें इस्तेमाल किया है। आरसीएम बिजनेस ने केवल मात्र एफएमसीजी प्रोडक्ट बना रहा है रुड़की में, आरसीएम बिजनेस का नूडल्स बनाने का, रॉ मटेरियल बनाने का एक बहुत बड़ा प्लांट है। बड़े बड़े बॉयलर लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में कोई कंपनी आप ढूंढिए, दूरबीन लगा के ढूंढिए, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो अपना रॉ मटेरियल भी खुद बनाती है, फिर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट भी खुद बनाती है, और पूरा क्वालिटी कंट्रोल उसके पास में है, और फिर एक्सक्लूसिवली अपने डायरेक्ट सेलर को दे रही है? इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास में इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे डिपोज हैं, हमारे पिकअप सेंटर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें, ये जो इतना मजबूत ढांचा है, ये ढांचा तय करेगा कि जो 86 टाइम बिजनेस ज्यादा बढ़ने वाला है, जो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, उसको कौन लीड करेगा? वही कंपनियां तो लीड करेंगे जिसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको जब वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास में क्वालिटी नहीं है, आपके पास में सिस्टम नहीं है, डिपो नहीं है, पीयूसी नहीं है, मेन पावर नहीं है, आप कैसे उसको बढ़ाएंगे? आप वो सारी की सारी चीजें जो आने वाले समय में चाहिए, वो आरसीएम बिजनेस के पास में है। और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है सर? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि हमारे पास में विजनरी फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरसीएम टीसी छावड़ा। ज्यादातर कंपनियां पैसा कमाती हैं और उस पैसे को किसी दूसरी इंडस्ट्री में लगा देती हैं, और फिर तीसरी इंडस्ट्री में लगा के चौथी इंडस्ट्री में पतली गली से बाहर हो जाती हैं।
आरसीएम बिजनेस ने अगर पैसा कमाया है तो वो पैसा आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर की सुविधाओं के लिए लगाया है। रुड़की में बहुत बेहतरीन प्लांट बन गया जिसके माध्यम से प्रोडक्ट मिलता है और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को कम रेट में इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। उस पैसे का सदुपयोग होकर एक लेटेस्ट प्लांट आसाम में लग गया जहां पे और बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है कि दुनिया का जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है सैप, वो आरसीएम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। शायद कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट सेलिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं, एक मिशन की तरह करते हैं। सो हम लोग बहुत लकी हैं कि टीसी छावड़ा जी इस प्रकार के विजनरी पर्सन की आपका जो प्रोडक्ट है जब आप कंज्यूमर को देंगे उस प्रोडक्ट को सेटिस्फेक्शन गारंटी देनी है आपने। अगर ग्राहक उसको वापस करना चाहे तो उसके पास में अधिकार हो कि वो वापस कर सकता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं वो ये फैसिलिटी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं दे रही हैं, और अगर वो दे भी रही हैं तो उनके यहां पे जो पैसा वितरण का सिस्टम है वो इस प्रकार का है जो इस मॉड्यूल पे खड़ा नहीं उतर रहा है। आरसीएम बिजनेस में जो हम जुलाई में काम करेंगे उस जुलाई में काम करने का बेनिफिट हमें कब मिलेगा? सितंबर में मिलेगा, अगस्त में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगस्त में एक व्यक्ति ने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो अगस्त में उसको वापस कर सकता है। लेकिन ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं, शायद गिनी चुनी कंपनियां होंगी जो 1 महीने का गैप देंगी। अगर वो 1 महीने का गैप नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब यह है कि वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। आरसीएम बिजनेस के प्लान की खूबी यह है कि ये सिंपल है, 100% डुप्लीकेबल है और 100% गवर्नमेंट के नॉर्म्स का पालन करने वाला प्लान है। आरसीएम प्लान की दूसरी खूबी यह है कि ये आपको अधिकार देता है, ये आपको राइट देता है कि अगर आप चाहें आज आप ज्वाइन करने के बाद में आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में आपके जितने भी अपलाइन हैं उन सब अपलाइनों को पीछे छोड़ के आप उनसे आगे जा सकते हैं। ये मार्केटिंग प्लान की ताकत है, आपको अधिकार देता है। ऐसा नहीं कि जो पहले आगे वो ऊपर ही ऊपर रहेंगे। सो एक आम आदमी को राइट देने वाला प्लान है। और इस प्लान की खूबी एक और है, आप अगर तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं आप अपलाइन की सहायता से मल्टीपल लेग्स पे काम कीजिए। आप सिक्योरिटी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, आप 2 लाख का जो प्लान है उस पे प्लान कीजिए। लिबर्टी आपके पास में पूरी, आपने तय करना है कि आपने कैसे करना है और आपके अपलाइन ने तय करना है कि आप कैसे कर सकते हैं। और छठी जो हमारी विशेषता है वो विशेषता ये है, अभी आपने फिर मुझे राइट देना पड़ेगा सर। मैं आपको वापस होस्ट देता हूं सर प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ जी। राइट, थैंक यू वेरी मच विवेक जी। जी। छठा और जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें दूसरी कंपनियों से बेहतर बनाता है वो है ए डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। हिंदुस्तान में पहली बात तो कंपनियों के पास में एजुकेशन का अपना कोई पैटर्न नहीं है। अगर कुछ कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां अगर कुछ हैं, तो उनके पास में अलग अलग तरह के एजुकेशन सिस्टम है। जैसे ही नेटवर्क बनता है लोग अपना एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। एक जगह एक सिस्टम के लोग दूसरे सिस्टम को जाते नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं, टांग खिंचाई रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन आरसीएम इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, सबसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीड करने वाली कंपनी होने के बावजूद, इतने सारे सीनियर लीडर्स होने के बावजूद, सारी लीडरशिप यूनिक एजुकेशन सिस्टम के साथ में है, एक मुट्ठी की तरह मिलकर काम कर रही है। ये एक अनोखी चीज, अद्भुत चीज है ये। और इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज हमारा काम करना और आसान हो गया और आगे और आसान होने वाला है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम सीनियर लीडर्स के द्वारा चलाया जाता है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से अपना सिलेबस डिजाइन कर रहा है
कि एक व्यक्ति वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे, उसको एक तरह की एजुकेशन मिले, उसको पूरा सपोर्ट मिले, उसकी अप्लायन उसकी देखभाल नहीं करती है तो कोई बात नहीं, एजुकेशन सिस्टम उसको देखभाल करने का काम करेगा। तो ये एक बड़े विजन के साथ में आपने काम करना है। सो ये 6 चीजें चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के ये कहती हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, विद लॉजिक वी आर द बेस्ट। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का जो आदमी है ना, बाई नेचर शरीफ है। मैं माफी चाहता हूं ये बोलते हुए कि चाइना वालों जैसे नहीं हैं हम लोग, हम बाई नेचर शरीफ हैं। और जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई व्यक्ति आता है ना, तो वो सराफत के साथ में काम करना चाहता है, वो लोगों को चीट नहीं करना चाहता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब वो डायरेक्ट सेलिंग में जाता है, उसको 90% जो कंपनियां हैं वो चीटिंग वाली कंपनियां हैं, तो वो किसी चीटिंग कंपनी में चला जाता है। और जब तक उसको पहली बार उसको समझ में नहीं आता है क्या मार्केटिंग प्लान है, गाइडलाइन है, कहां से होगी, क्या जाएगी, क्या देख, और जब उसकी समझ में आता है तब तक या तो कंपनी उड़ जाती है। दुकान 1 करोड़ लोगों ने दुकान खोलनी है 2025 तक, हम सबका मिशन है। आप चेक कीजिए आपने खोली है या नहीं खोली है। और इन दिनों राकेश शर्मा जी की दुकान बड़ी फेमस हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। लोग वीडियो को रिमाइंड कर करके वो अपनी दुकान वाला सीन देखते हैं और ये देखते हैं कि अपनी दुकान कहां कहां से दिखती है। तो अभी आपके पास में अगर वो ऐसा घर नहीं है लेकिन अपनी दुकान खुलेगी तो वैसा घर बन जाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जिन कदमों पे राकेश शर्मा जी चले हैं, अगर आप उन कदमों पे कदम मिला के चलेंगे तो पड़ोस में फिर सपना चौधरी नहीं होंगी, आप पहुंच जाएंगे। बस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा काम आपने ये करना है सर, अपने सपनों की और अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। बड़े सपने, आप कहां रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। राइट बंधु की मैंने स्टोरी सुनाई, बापू बोल रहा था कि देवदूत उड़ सकते हैं, बेटे बोले देवदूतों की ऐसी तैसी हम उड़ेंगे, रोको हमें कौन रोकता है। पूरी दुनिया को हवाई जहाज दे दिया, एक ही छत के नीचे रहते थे। तो जो आपकी टांग खींचने वाले हैं, मुकेश कोठारी जी उनको चंपालाल कहते हैं, चंपालालों की परवाह मत करो, जो चाहते हो उसके बारे में सोचो, डायरी में लिखो, अपलाइन के दस्तक करवा लो नीचे कि सर ये चाहिए मुझे। वो लिस्ट बनाइए, वो आपको एनर्जी देगी, वो आपके अंदर ऊर्जा से भरपूर रखेगी, कभी आपको इधर उधर डिगने नहीं देगी। और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट 5 लोगों की लिस्ट नहीं, 50 लोगों की लिस्ट नहीं, कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बनाइए। अगर 500 लोगों की आपके पास में लिस्ट होगी, आपका अलग तरह का कॉन्फिडेंस लेवल होगा। 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100 लोग आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 500 लोग हैं आपके पास में, डायरी में नोट हैं। और ढंग के 5 आदमी चाहिए उन 500 में से। 450 भी मना कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। इसके लिए हमारे यहां स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे। इन चीजों के ऊपर में पर्टिकुलर वीडियोस हैं, वो वीडियोस देखिए आप, और फिर सही तरीके से अपनी लिस्ट के लोगों को आपने कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है, जूम मीटिंग में बुलाना है। बहुत आसान हो गया, इजी है। इस प्रोसेस को समझिए, लोगों से बातचीत कीजिए और कहिए कि मैंने काम शुरू किया है और आप, एक मीटिंग है, उस मीटिंग का लिंक मैं भेजूंगा। और ये पहले से बता दीजिए कि राकेश शर्मा जी की टीम में 500 लोग बड़े जल्दी आ जाते हैं। लेट हो गए तो फिर घुस नहीं पाओगे, फिर अपलाइन को फोन करते रहोगे कि सर कुछ ना कुछ जुगाड़ करो, तो कोई जुगाड़ हो नहीं पाएगा। तो वो बताइए, उसको इंपॉर्टेंस बताइए इस मीटिंग की, सही तरीके से एक्साइटमेंट के साथ में इनवाइट कीजिए, अपलाइन से थोड़ा टेक्निक सीखिए। सुजीत कुमार सिंह जी ने बहुत अच्छे से इस पे बातचीत की है, वो वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। सो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। फिर क्या करना है सर, आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो आपने पहन के जाना है। आप पुरुष हैं, महिला हैं, आपके पास में, आपके शरीर के ऊपर में आरसीएम के प्रोडक्ट होने चाहिए, ऊपर से नीचे। पिकअप सेंटर पे नहीं मिल रहे हैं, ऑनलाइन मंगवा लीजिए।
वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और प्लान पहले प्रोडक्ट के बारे में बताइए। सामने वाला व्यक्ति अगर सीरियस है, कुछ जानना चाह रहा है, तो उसके बाद में आप उस प्रोडक्ट के फिर आप प्लान के बारे में बता सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट से आगे कुछ पूछना चाहता है तो। पांचवा बेसिक है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है उससे दोबारा मिलिए, 48 घंटे के अंदर मिलिए। 5 फॉलोअप जरूरी बताए जाते हैं कि एक व्यक्ति जब पहली बार आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो 5 बार तक उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और जब आप फॉलो करेंगे, इसके ऊपर मैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग लेके आ रहा हूं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे आएगी, और उसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूं पर्सनली इस टॉपिक के ऊपर। मैं ये 2 घंटे का प्रेजेंटेशन है मेरे पास में, उसमें से 1 घंटे की खास 1 घंटे की तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 30 मिनट की लिमिटेशन है हमारी वहां पे। एक बेहतरीन ट्रेनिंग मैं इस पे देने वाला हूं, सिर्फ इस टॉपिक पे। फॉलो अप विद इन 48 आवर्स कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, बेन फ्रैंकलिन टेक्निक क्या है, उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी टेक्निक क्या क्या हो सकती है क्लोजअप के लिए, क्लोजिंग के लिए, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और छठा हमारा बेसिक है कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक। आपने 6 बेसिक्स के साथ में किसी व्यक्ति की शुरुआत करवानी है सही तरीके से, उसकी ज्वाइनिंग करवाने के बाद में। सो ये 6 जो पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। आप यहां पे 2-3 तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। पहला फायदा आप उठाएंगे कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहिए और प्रोडक्ट की खरीदारी पे 15 से 20% का आपको एक मार्जिन मिलेगा प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने का, वो फायदा उठा लीजिए आप। दूसरा फायदा यह है कि इन प्रोडक्ट्स को आप रिटेल कीजिए। रिटेल करेंगे तो रिटेलिंग में जो 15 से 20% का आपको मार्जिन मिलेगा उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर आपके बड़े सपने हैं, आप इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाह रहे हैं, लोगों की सहायता करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको बिजनेस के मॉड्यूल को अपनाइए और फिर एक नेटवर्क बनाइए। आप नेटवर्क बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो 6 पॉइंट हैं ये डायरी में लिखने हैं और चेक करना है कि पहला कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, दूसरा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। जिस दिन आप 6 के 6 पॉइंट करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। राइट सर? सो ये छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन था जिसमें मैंने आपसे बातचीत की आरसीएम बिजनेस के विजन के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ में ग्रो होने वाली है। मैंने आपको बताया कि 70% लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आप पूरी एक्साइटमेंट और पूरी कन्विक्शन के साथ में उनको बताइए कि ये टाइम पास नहीं है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में कितना बड़ा स्कोप है, अमेरिका के कंपैरिजन में 86 गुना ज्यादा संभावनाएं हमारे देश में इस बिजनेस को लेके। ये 86 गुना बिजनेस जब बढ़ेगा तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। मैंने आपसे बातचीत की कि हम बेस्ट क्यों हैं, और मैंने आपसे यह भी बातचीत की कि ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से ये बिजनेस आपको मिल गया है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। कई बार किसी आदमी को वैसे ही हीरा मिल जाए ना और वो उसकी कीमत नहीं जानता है तो उसको इग्नोर कर देता है। इस हीरे की कीमत आरसीएम बिजनेस के सीनियर लीडर्स जानते हैं, इसलिए ये बिजनेस उनकी टॉप प्रायोरिटी पे है। सो आप उनकी बातों को मानते हुए इस कीमत को पहचानिए, कितनी अच्छी चीज आपको मिल गई है। उस अच्छी चीज के साथ में आगे बढ़िए, और बढ़ने के लिए मैंने सिर्फ छोटी छोटी चीजें आपको बताई। मैंने बताया कि 6 बेसिक्स हैं, यहाँ पे 6 ऐसे बिंदु हैं जिन पे चल के बड़े बड़े अचीवर्स बने हैं, उन्हीं कामों को करके बड़े बड़े नेटवर्क बने हैं। आप उसको करते रहिए, और मैं लास्ट में आप सबका बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं राकेश शर्मा जी और पूरी टीम का कि उन्होंने मौका दिया मुझे इतने ज्यादा उत्साहित लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए, इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विक्र जी ने बहुत अच्छे तरीके से संचालन किया, और विक्र जी जो है वो नेशनल लेवल के मास्टर ऑफ सेरेमनी है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं और एक से एक धुरंधर लोग यहाँ पे हैं। मैं प्रमोद गुलाटी जी को जब देखता हूँ तो इतनी रिक्वेस्ट और इतनी डिमांड आती है मेरे पास में कि सर प्रमोद गुलाटी की एक मीटिंग दिला दो, फिर देखना मेरी रॉयल्टी आ जाएगी, मेरा टेक्निकल आ जाएगा। शैलेंद्र धिंगड़ा जी का जो जुनून है बिजनेस को लेके, उनका जो हार्ड वर्क है, वो कमिटमेंट है, वो काबिले तारीफ है। और शिव कुमार शर्मा जी की जो सिंपलिसिटी है वो हम सबको मोटिवेट करती है। राकेश अरोड़ा जी एक जुनूनी आदमी है इस टीम में। सो एक टीम में जो सारी चीजें होनी चाहिए ना, कि
वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक अच्छा बॉलर होना चाहिए, बैट्समैन होना चाहिए, कैप्टन होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। बस आपने इस टीम का हिस्सा बन के गर्व महसूस करना है और बस टीम के साथ में लगे रहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। आज आपने गागर में सागर भर दिया। एक छोटे से टाइम में जो सीखने को मिला है, जो बातें आपने इस टीम वो बातें इस टीम को बहुत आगे लेके जाएंगी। और मैं दिल से सर अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगेन मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं सर, एक ऐसा चैनल है जो जिंदगी को बदल सकता है, चैट विद सुरेंद्र वत्स। अगर उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। और सारे के सारे एपिसोड वो पहले से लेके और आज 76 एपिसोड तक आ चुके हैं, सारे उस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप पहले एपिसोड से देखना स्टार्ट कीजिए और आपको मिलेगा एक नई चीज उस चैनल के ऊपर में, और बहुत मोटिवेशन, बहुत बड़ी एजुकेशन मिलेगा। जितने भी इस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोग हैं सभी को सुनने का मौका मिलेगा। और लास्ट में सर एक ही चीज कहूंगा कि कुछ चीजें हैं हमें दिखाई नहीं देती, और जब हमें दिखाई नहीं देती तो हमें एक काम करना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जिस व्यक्ति को वो चीज दिखाई दे रही हो। हम धुंध में गाड़ी चलाते हैं और जब धुंध में हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो हम एक ऐसी गाड़ी को फॉलो करने लग जाते हैं जो गाड़ी हमारे से तेज स्पीड से चल रही हो। हमें ये नहीं पता होता उस गाड़ी को कौन चला रहा है, हमें ये नहीं पता होता उसके ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती नहीं आती, हमें ये नहीं पता होता उसके पास लाइसेंस है नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो करते हैं और विश्वास होता है, और उस विश्वास के सारे हम मंजिल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ड्राइवर है, जो आपके बिजनेस को चला रहे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा विजन है, इस बिजनेस का बहुत बड़ा फ्यूचर है। और सबसे बड़ी चीज हमारे पास में सुरेंद्र वत्स जी जैसे डायमंड लीडर हैं, इनको हम फॉलो करेंगे, बहुत आगे जा सकते हैं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगेन वत्स साहब का थैंक्स करना चाहूंगा। और 2 लाइनों के साथ आज की इस मीटिंग का समापन करेंगे कि अभी तो जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो बनानी अपनी पहचान बाकी है, अभी तो लांगी है मुट्ठी भर जमीन, अभी लांगना पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.